गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे बढ़ना। जैसा कि मैंने आपको इस लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग जैसे अपने टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे उसके पहले हमें डेली कुछ न्यू वर्ड्स जानने हैं, जो हमें वोकैबुलरी जो भी हम कभी यहाँ पर पढ़ेंगे हमारे डेली कन्वर्सेशन में या कम्युनिकेशन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए वोकैब्स का आना तो जरूरी ही है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इसलिए हम आपके सामने फिर से नए ऐसे 10 वर्ड्स लेके आए हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार इनका प्रोनाउंसिएशन करना है, आपको डेली यूजेज में लाने इनको, ताकि आप आसानी से इन वर्ड्स पर अपनी पकड़ बना सके और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो देखिए चलते हैं आगे बढ़ते, ज्यादा टाइम वेस्ट करें, सीधे वर्ड्स की ओर आते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हम ऐसे वर्ड्स लेके आएंगे। आपको ये प्रैक्टिस करना है। देखिए मैंने बताया था कि जब एक बार पढ़ लेने से, एक बार वीडियो देख लेने से, सुन लेने से कुछ नहीं होता है। बस हमें ये तो लगेगा कि नहीं ये वर्ड्स मैंने पढ़ा था, लेकिन तब तक आप उनका यूज नहीं कर पाएंगे अपने डेली वोकैब्स के रूप में जब तक आप उनको पढ़ेंगे नहीं। बातचीत करने पर अगर किसी ने कुछ कहा या आप कुछ बोलना चाहते हैं तो वो वर्ड्स आपके माइंड में नहीं आएंगे, तब आप क्या करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आप इनको प्रैक्टिस करिए, रोज इनको सेंटेंस में ढालने की कोशिश करिए। पहले तो वर्ड्स बोलिए, ज्यादातर ना सेंटेंस पूरा आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं तो सबसे पहले इनके केवल इंग्लिश वर्ड्स यूज करिए। जब भी बात आती है जैसे वो बहुत अनुभवी है तो अनुभवी ना बोलकर को हमको वेटरन बोल देना है। ऐसे जब हम ज्यादा पहले इंग्लिश वर्ड यूज करना सीखे, हमारे जबान पे बात चढ़ जाए, जब भी ऐसे वर्ड्स आए तो तुरंत हमारे मुख से इंग्लिश वर्ड ही निकले, धीरे धीरे आप आसानी से इंग्लिश में अपनी पकड़ मजबूत बना लेंगे। जब वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन होने लगेगा धीरे धीरे हम सेंटेंस में भी सेंटेंस ढाल सकते हैं। हमारे मुख से धीरे धीरे फिर अपने आप सेंटेंस बनने लगे। क्यों? डायरेक्ट हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते हैं, हमारे माइंड में सीधे इंग्लिश में सेंटेंस नहीं आता है, बात पहले हिंदी में ही आती है, उसके बाद उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हैं। लेकिन सबसे पहले चीज तो हमें इंग्लिश के वर्ड ही आने चाहिए कि हमको बोलना क्या, तो उसमें कौन सा हमारा मेन वर्ड है। क्योंकि जब शब्द ही नहीं पकड़ पाएंगे कहना क्या चाह रहा है, वो वर्ड का मतलब ही नहीं पता है, तो लाख हम पूरा सेंटेंस इंग्लिश बोलते हैं, पूरा सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन एक वर्ड ऐसा आ जाए जिसकी आपको हिंदी नहीं मालूम है, उसका सेंस है, उसका मीनिंग नहीं पता है, तो पूरा सेंटेंस बोलने से कोई फायदा नहीं। तो इंग्लिश स्पोकन में आपको बहुत ही जरूरी है वोकैब्स, ज्यादा वोकैब्स आना जरूरी है। जितनी ज्यादा वोकैब्स आएगी इंग्लिश उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ आपके सामने वेटेरन। वेटेरन का मतलब एक पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अपने फील्ड में एक लंबा अनुभव होता है, उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, एक तरह से वो मास्टर या परफेक्ट होता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है वेटेरन। तो वेटेरन मीन्स होता है अनुभवी, एक्सपीरियंस होल्डर जो पर्सन होता है वो क्या कहलाता है? वेटेरन। तो आपको यूज क्या करना है? यूज इनको जब भी कहीं बात आए, कुछ भी बात कर देना, तुम जैसे हम अक्सर बोल दिया जाए कि मेरा एक दोस्त है उसको इस मामले में बहुत अनुभव है, तो मतलब मेरा दोस्त जो है वो अनुभवी है इस क्षेत्र में, तो माई फ्रेंड इज अ वेटेरन इन दिस फील्ड, बहुत अनुभव, माई फ्रेंड हैज ए लॉन्ग एक्सपीरियंस। जहां लॉन्ग एक्सपीरियंस बोलते हैं वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं? वेटेरन। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब उपद्रवी, चक्रवात टाइप आ जाता है, अशांत, बॉयस्टरस, वायलेंट, उस सेंस में एक वर्ड होता है टर्बुलेंट हो सकता है, या आपने सुना भी होगा कई बार। तो टर्बुलेंट का मतलब उपद्रवी, अशांत, जहां पर वायलेंट का सेंस आता है, हिंसात्मक का सेंस आता है, बॉयस्टरस का सेंस आता है, वाइल्ड का सेंस आता है, वो आपका क्या होता है? टर्बुलेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं टैंटामाउंट। याद रखिए एक अच्छा वर्ड है, जैसे हम लोग इक्वल पढ़ते हैं, इक्वल समान, समतुल्य, तो उस इक्वल समतुल्य समान के सेंस में एक वर्ड है आपका टैंटामाउंट। याद रखिए एक नया वर्ड है टैंटामाउंट। प्रोनाउंसिएशन पर भी आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, हो सकता है कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशन हो जो आप अगर सही से ना कर पाए तो वो उसका सामने वाला व्यक्ति मीनिंग नहीं समझ सकता है। तो टैंटामाउंट, टैंटामाउंट का मतलब क्या होता है? समान, तुल्य, बराबर, इक्वल इसे बोलते हैं। ये एक आपका बहुत ही फैमिलियर वर्ड है स्पॉन्टेनियस, जहां पर वॉलंटियर का सेंस आता है स्वेच्छा अनुसार, अपने मन से, स्वयं की इच्छा से, बिना किसी दबाव की, मतलब विलिंग, अनविलिंगली नहीं, विलिंगली, अपनी इच्छा से जब कोई व्यक्ति कार्य करता है कुछ भी, तो वहां पर क्या आता है? स्पॉन्टेनियस, स्वेच्छा अनुसार, स्व इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार जब काम होता है तो वहां पर क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस। याद रखिएगा स्पॉन्टेनियस, स्पेलिंग भी आप ऐसे लर्न रखिएगा, स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वेच्छा अनुसार। नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं
स्क्रिबल याद रखिएगा, जैसे बहुत ही गंदी राइटिंग लिख देते हैं या ऐसा लिखा होता है, लिखावट जो हमारा वो समझ नहीं आता है, पढ़ नहीं पाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो गंदा लिखा होता है, जो ऐसा रिटन वर्क होता है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, वो क्या कहलाता है? स्क्रिबल, अस्पष्ट लिखना। तो जब बहुत कोई गंदा लिखता है, क्लियरिटी नहीं पाई जाती, नीट एंड क्लीन नहीं लिखता है, पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्या लिखा हुआ है, वो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है स्क्रिबल, अस्पष्ट लिखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं रूमी। देखिए एक वर्ड है आपका विशाल, विस्तृत, विस्तृत विशाल, ह्यूज, ट्रेमेंडस, वेरी बिग। तो ये ह्यूज, ट्रेमेंडस, वेरी बिग, विस्तृत जो होता है, लार्ज, इस सेंस में एक वर्ड आता है रूमी। रूमी का मतलब भी होता है विशाल और विस्तृत। नेक्स्ट देखते हैं राकश। देखिएगा एक वर्ड है रॉकश, कर्कश, जैसा ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी है उसका लगभग मतलब भी वैसा ही है। राकश पढ़ने में जैसा आता है थोड़ा भारीपन, तो इसका मतलब है कर्कश आवाज करने वाला। हार्श, हार्श जिसकी वॉइस कर्कश होती है, आवाज जो होती है वो भारी होती है, खड़खड़ाती हुई होती है, वो क्या कहलाता है? रॉकश। हार्श नॉइज जो होती है, हार्श, उसमें भी यही सेंस आता है, कर्कश आवाज करने वाला, जिसकी आवाज बहुत भारी होती है, ऐसा सेंस जो रखने वाली वॉइस होती है वो क्या कहलाती है? रॉकश। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है घृणित, अप्रिय, हेटफुल। जहां पर जेलस का सेंस आता है, ईर्ष्या का सेंस आता है, वहां पर हमारा क्या रखा जाता है? ऑब्नॉक्सियस, घृणित या अप्रिय। जहां पर वो हमारा अच्छा ना लगता हो, जिसके प्रति ईर्ष्या की भावना होती है, घृणा का सेंस आता है, ऐसा जो पर्सन, ऐसी जो चीजें होती है वो क्या कहलाती हैं? ऑब्नॉक्सियस। अब देखिए ऑब्नॉक्सियस लिखा है, अगर हम यहाँ से ओ बी हटा दें, सिर्फ इतना बचा, तो यही एक हमारा वर्ड नीचे लिखा हुआ है, इसका भी मतलब ये होता है, अगर ओ बी रिमूव कर दे तो बचा नॉक्सियस, और नॉक्सियस का मतलब होता है लेथल, फैटल, डेडली, जो प्राण घातक होता है। फैटल, लेथल, फैटल, डेडली, ये नॉक्सियस का मतलब भी होता है प्राण घातक, जहां पर प्राणों के लिए खतरा होता है, प्राण जाने की संभावना होती है, जान जाने की संभावना होती है, ऐसी जो चीजें होती है वो लेथल कहलाती हैं, फैटल कहलाती हैं, नॉक्सियस कहलाती हैं, बेलफुल भी कहलाती हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं एक फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है कुख्यात। देखो एक वर्ड आपने सुना होगा विख्यात, फेमस है, फेमस है, तो जो फेमस वर्ड आता है वो तो प्रसिद्ध होता है, ठीक, पॉपुलर होता है, पॉपुलरिटी हासिल करते लोग, बहुत पॉपुलर है, पॉपुलर वर्ड आता है, लेकिन वो किसी बेहतर कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए लोग जाने जाते हैं, लोग उनको जानते हैं अच्छे काम के लिए। लेकिन जब कोई एक बुरे काम के लिए फेमस होता है, गलत काम के लिए जाना जाता है, और लोग उसे जानते हैं लेकिन गलत कार्यों के लिए, अधर्म के लिए, अन्याय के लिए, ऐसी चीजों में जब आता है तो क्या कहलाता है? फ्लैग्रेंट, जिसे आप बोल सकते हैं नोटोरियस। याद रखिएगा नोटोरियस, जैसे सुना होगा आपने अंगुलीमाल एक कुख्यात डाकू था, तो कुख्यात डाकू था, वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, इसलिए वहां पर एक नोटोरियस आएगा। तो नोटोरियस का मतलब फ्लैग्रेंट, एक गलत कार्य के लिए, बुरे कार्य के लिए, ऐसे अन्याय कार्य के लिए जो फेमस होता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? फ्लैग्रेंट, कुख्यात होता है। वहां पर पॉपुलर या फेमस नहीं लगाया जाएगा, याद रखिएगा। ये क्या आपके 10 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपको यूज करना है, डेली यूज करना है, सेंटेंस में डालने की कोशिश करना है। सबसे पहले तो वर्ड्स आपको यूज कर लें ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपको बोलने में, समझने में, कम्युनिकेट करने में आसानी हो जाए। तो आप जब तक इनको जबान पर नहीं चढ़ाएंगे, और इसके लिए सबसे बड़ी बात, यूज नहीं करते हम लोग, जब यूज ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? इग्नोर कर देते हैं, अरे ठीक है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि हम भी इंग्लिश बोल सके, सब व्यक्ति चाहते हैं, लेकिन डरते हैं, भागते हैं, वीडियो पूरा देखेंगे, समझेंगे नहीं। कोई भी कहीं से भी आप ज्यादा ज्यादा इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश पर फोकस करिए। इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है, सबके पास आजकल एंड्रॉइड सिस्टम, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, आप उसमें डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं कोई भी इंग्लिश का वर्ड आपको दिखाई पड़ जाए, किसी भी होर्डिंग में, किसी बैरी कोडिंग में, कहीं पर भी, कुछ भी, किसी भी जगह, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, मोबाइल में, जितने वर्ड्स आते हैं आपको नहीं पता है, तुरंत सर्च करिए। ये नहीं कि एक बार देख लिया भूल गए, उनको आप रिमाइंड करिए। रोज आप एक नियम बना लीजिए कि हमें रोज 10 न्यू वर्ड्स सीखने हैं। जब सीखने तो धीरे धीरे आपके हैबिट में आ जाएगा, उनको प्रोनाउंशिएट करिए। सिर्फ सीखना नहीं है, उनको यूज करना भी आना चाहिए। एक दिन ऐसा है कि बहुत जल्द आप आसानी से इंग्लिश समझ पाएंगे और आप बोल भी पाएंगे। तो चलिए, ये हमारे 10 वर्ड्स थे, आप इनको फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। ध्यान रखिए मैंने क्या बताया था, नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब भी क्या होता है? लेथल, डेडली, फैटल, प्राणघातक।
याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। नोट हो गया? चलिए देखते हैं। अब हमें बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं और आपको बहुत अच्छे से इनको बार बार पढ़ना है। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप धीरे धीरे आपको क्लियर होता चलेगा, सब कुछ लर्न हो जाएगा। बस आपको रेगुलरिटी बनानी है, आपको रेगुलरिटी बनानी है। अगर रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आपको लगेगा तो मैंने पढ़ लिया, बट जब जरूरत पड़ेगी, जब यूज करने का समय आएगा तब आपके माइंड में नहीं होगा, स्किप कर चुका होगा। इसलिए आप इनको कंटिन्यूटी रखिए, इनका यूज करते रहिए लगातार, ज्यादा ज्यादा यूज करेंगे जब आप, तो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आपके जुबान पे चढ़ जाएंगे और फिर धीरे धीरे आप इनका यूज आसानी से डेली में करना याद रख पाएंगे और आप आसानी से इनको यूज कर पाएंगे। बस वहीं से इंग्लिश सीखना है। आज हम वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सी ऐसी वर्ब्स थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने उसमें, कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज कॉन्टिन्यूअस में नहीं किया जाता, अगर किया भी जाता तो बहुत विशेष अर्थ में किया जाता है जो उसी समय के लिए लागू होता है। बस अगर इनका प्रयोग कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो जिस समय ये बात बोली गई, जिस समय वो बात कॉन्टेक्स्ट में इन वर्ब्स का यूज किया गया, वो केवल उतनी ही देर के लिए होता है, थोड़ी देर किसी विशेष पर्पज में इनका यूज कर दिया जाता है। अदरवाइज कभी भी इनका यूज कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता। कौन कौन सी वर्ब थी वो सारी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी, जो मेन इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा पूछी जाती है। ठीक, और भी जानने के लिए और भी रिलेटेड जितनी वर्ब्स हैं और भी इनके बारे में जानने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पर आपको सारी वर्ब्स मिल जाएंगी कि कौन कौन से ऐसे वर्ब जो कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं की जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले कंडीशनल सेंटेंसेस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अक्सर एरर आती है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसे वर्ब से रिलेटेड एरर्स बहुत आती हैं। तो कंडीशन का मतलब शर्त, याद रखिएगा। कंडीशनल सेंटेंस जब होती है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है आश्रित उपवाक्य, जिसे हम डिपेंड क्लॉज भी बोलते हैं, जो उस पर डिपेंड रहती है। तो डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रिंसिपल क्लॉज का अर्थ हटा दिया जाए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का अर्थ अधूरा रहता है। तो हम आज कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनमें हम क्या एरर करते हैं, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि जब कंडीशन फ्यूचर को डिनोट करती है या कहते हैं हम प्रेजेंट में, जैसे कह दिया जाए कि अभी मैं यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो अभी आपने पास नहीं किया कोई एग्जाम, पास आपको आगे करना है। कहने का मतलब जब कोई बात फ्यूचर को डिनोट करती है उस कंडीशन में हमारा जो हिंदी अर्थ निकलता है, अब समझिएगा आप ध्यान से। अगर यहां पर मैंने लिख दिया यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। और दूसरा लिख दिया जाए जब तक नहीं पढ़ोगे पास नहीं होगे। तीसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया जब वह आएगा मैं उसे पढ़ा दूंगा। अब देखिए 3 सेंटेंस लिखे यहां पर। यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, जब तक नहीं पढ़ोगे पास नहीं होगे, जब वो मेरे पास आएगा मैं उसे पढ़ा दूंगा। आप यहां देख पा रहे होंगे कि दोनों, अब यहां पर दो क्लासेज है, एक पढ़ना पास होना, जब तक नहीं पढ़ोगे पास नहीं होगे, उसके बाद आना, फिर पढ़ना पढ़ाना। दोनों में आप देख रहे होंगे ये फ्यूचर टेंस लग रहा है, फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। और यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं, यहीं पर हमारा सेंटेंस वर्ब से रिलेटेड एरर हो जाता है। जो भी सेंटेंस होता है वर्ब से रिलेटेड एरर सेंटेंस में हो जाती है। अब देखिए अगर हम यहां पर बनाए तो देखिए यदि आप पढ़ोगे, आपको क्या लग रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट लग रहा है। यदि आप पढ़ोगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है इफ यू विल टेक, मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
फ्यूचर इंडेफिनिट में यही आता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विल या शैल के साथ। तुम पढ़ोगे तो याद रखिएगा, तो के लिए कॉमा लगाते हैं। जब भी सेंटेंस इफ या व्हेन, अनटिल, अनलेस से स्टार्ट होता है तो जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है तब या तो के लिए कॉमा का यूज करते हैं। तो अब तुम पढ़ोगे तो पास कौन होगा, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, तो तुम पास हो जाओगे। देखिए ये सेंटेंस बन गया, बिल्कुल सही लग रही है। यदि आप पढ़ोगे, यदि आप पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे, फ्यूचर को नोट कर रहा है तो पास हो जाओगे, बिल्कुल बात सही है। पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, दोनों फ्यूचर नोट करता है, सेंटेंस हमारा गलत हो गया। हमें तो सही लग रहा है लेकिन अभी भी गलत है। क्यों? यही हम आपको बताने वाले हैं कि जो कंडीशनल क्लॉजेज होते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, वहां पर क्या एरर होती है। दूसरा, यहां पर अगर हम लिख दें क्या लिखे, जब तक नहीं पढ़ोगे। अब देखो, जब तक नहीं पढ़ोगे तो एक वर्ड होता है आपका अनलेस और अनटिल, दो वर्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों का अर्थ क्या है, जब तक नहीं पढ़ोगे या यदि नहीं पढ़ोगे। यदि नहीं पढ़ोगे यहां पर हम लिख सकते हैं, जब तक की जगह हम क्या लिख दें, यदि नहीं पढ़ोगे तो नहीं पास होगे। अनटिल और अनलेस दो वर्ड होते हैं, याद रखिएगा, अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस आपके पास दो वर्ड है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। क्या? जब तक की नहीं, या अनलेस का अर्थ निकलता है यदि नहीं। जब तक की नहीं या यदि नहीं, तो याद रखिएगा ये दोनों का अर्थ अपने आप में ही निगेटिव होता है। इनका अर्थ निकलता है जब तक की नहीं, या अनलेस का अर्थ निकलता है यदि नहीं। लेकिन दोनों के यूज में डिफरेंस क्या है? अनटिल जो होता है वो आपका अनटिल, याद रखिएगा, अनटिल टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि अनलेस जो होता है ये कंडीशन की रिप्रेजेंट करता है। जहां पर समय की बात आती है वहां पर अनटिल लगेगा, जहां पर कंडीशन की बात आएगी वहां पर आपका अनलेस। जैसे जब तक रेलगाड़ी नहीं आती इंतजार करो, तो अब जब तक रेलगाड़ी नहीं आती है तो जब तक की नहीं, रेलगाड़ी आने का टाइम होगा, वहां अनटिल लगेगा, अनलेस नहीं। और यहां जब तक नहीं पढ़ोगे पास नहीं होगे, यदि नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे, तो यहाँ पर कंडीशन का सेंस है, इस वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, अनलेस। ठीक, तो आप देखिएगा यहां पर से एरर कैसे आती है। तो अनलेस, जब तक नहीं पढ़ोगे, तो यहां पर अनलेस यू विल नॉट रीड, तुम पास नहीं होगे, यू विल नॉट पास, और सेंटेंस गलत हो गया। आपको बनाने में, ट्रांसलेट करने में बिल्कुल सही लग रहा है। जब वो आएगा मैं उसे पढ़ा दूंगा, जब वो आएगा, व्हेन ही विल कम, जब व्हेन से स्टार्ट होगा तो या तब के लिए कॉमा लगेगा। एरर कहां कहां कैसे पूछेगा सब बता रहे हैं, तो मैं उसे पढ़ा दूंगा, आई शैल टीच हिम। अब देखिए यहां पर मैंने सेंटेंस जैसा जिस टेंस में लिखा वैसे ही ट्रांसलेट कर दिया, आपको सही लग रहा होगा, लेकिन सारे सेंटेंस गलत हो गए, सब के सब सेंटेंस आपके गलत हैं। अब याद रखिएगा क्यों, ध्यान से सुनिएगा। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो बताने वाला हूं, कंडीशनल सेंटेंस है। याद रहे, जब कोई भी ऐसी कंडीशनल क्लॉज आ जाए जो फ्यूचर को डिनोट करे, फ्यूचर को डिनोट करे, ऐसा होगा नहीं होगा, याद रखना उसमें कंडीशनल क्लॉज चाहे इफ से स्टार्ट हो, चाहे व्हेन से स्टार्ट हो, अनटिल या अनलेस से स्टार्ट हो, कभी भी फ्यूचर में नहीं बनती, कभी भी फ्यूचर में नहीं बनेगी, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगी। हिंदी अर्थ फ्यूचर में निकलेगा, लेकिन इंग्लिश में कभी भी वो फ्यूचर में नहीं बनाई जाती, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी, याद रखिएगा। तो क्या एरर है, विल नहीं लगेगा, यहां पर विल नहीं लगेगा, यहां पर विल नहीं लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम भी लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगेगा, निगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट लगेगा। तो यहां पर आपको देखिए, अब आप यहां पर करेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, अनलेस ही कम्स आएगा। दूसरा सेंटेंस याद रखिएगा कि कंडीशनल क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं बनती है,
प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में बनेगी, लेकिन कंडीशनल क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं बनेगी। उसमें कभी भी विल, शैल, वुड, शुड नहीं आ सकता, वो प्रेजेंट में बनेगी। कब? जब भी फ्यूचर को डिनोट करे। ऊपर भी देखिए, यहां पर विल नहीं लगेगा। अब देखिए ये सेंटेंस आपको निगेटिव लग रहा है जब तक नहीं पढ़ोगे, यदि नहीं पढ़ोगे। अभी मैंने बताया था अनटिल और अनलेस में जब तक कि नहीं, ऑलरेडी नहीं का से जुड़ा होता है, इस वजह से अनलेस और अनटिल वाली क्लॉज हमेशा अफर्मेटिव बनेगी, तो दूसरी चीज नॉट नहीं लगेगा। याद रखिएगा क्या क्या एरर देता है। अनटिल और अनलेस वाली क्लॉज में कभी भी निगेटिव वर्ड नहीं आएगा, उनके अर्थ में ही निगेटिव सेंस छुपा होता है। इस वजह से अनलेस और अनटिल दोनों में कभी भी निगेटिव नहीं बनेगा। और हिंदी अर्थ फ्यूचर लग रहा है, लेकिन कभी भी फ्यूचर में इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया था, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। तो विल भी नहीं लगेगा, नॉट भी नहीं लगेगा। यू प्लूरल है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो गया। प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में बनेगी, लेकिन कंडीशनल क्लॉज कभी फ्यूचर में नहीं बनेगी। सेम ईयर यहां पर आपका ये विल नहीं लगेगा। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो गया। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा था। मैं यही बताना चाह रहा था कि जब भी कोई कंडीशन क्लॉज आती है जो फ्यूचर को डिनोट करे, आगे वो घटना हुई नहीं है, आगे के लिए बोला जाए यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यदि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। अनलेस लगा था इसलिए नॉट नहीं लगाया गया। अगर ये हम इफ से स्टार्ट करते, यही सेंटेंस याद रखना, यही सेंटेंस अगर हम इफ से स्टार्ट कर दें तो ये लिख दिया जाए इफ। अब आएगा निगेटिव, यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो नहीं पास होगे, तो इफ बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ यू डू नॉट रीड। हाँ, आगे का जो रिजल्ट जो निकल के आएगा, जो रिजल्ट होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, वो फ्यूचर बनेगी। ये फ्यूचर में आपकी बन जाएगी यू विल नॉट पास। याद रखना, जो इफ, अनलेस, व्हेन, अनटिल, ये जो कंजक्शन लगे होते हैं, ये वाली क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है, कंडीशनल क्लॉज होती है। दूसरी जो बची है ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होती है। और एक चीज बता दें कि आप चाहें तो प्रिंसिपल क्लॉज पहले लिख दें, डिपेंडेंट क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज बाद में लिख दें, लेकिन जब इनको आप प्लेस बदल देंगे तो जो कॉमा लगता है ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये स्वयं कंजक्शन का कार्य करने लगेगी। आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, मतलब इसको पहले लिख सकते हैं यू विल पास, ये इफ कंजक्शन का कार्य करने लगेगा, फिर आपको कॉमा नहीं लगेगा। इफ यदि आप पढ़ोगे, एक मिनट सॉरी, पढ़ना है, रीड इफ यू रीड, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि आप प्रिंसिपल क्लॉज पहले कर दें, डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में कर दें, तो ये कंजक्शन का काम करेगा। और पहले लिखी सबऑर्डिनेट क्लॉज तो फिर आपको प्रिंसिपल क्लॉज कॉमा से अलग करना पड़ेगा। क्लियर? आपको उम्मीद करते हैं समझ में मैं क्या बताना चाहता हूं। अब हमारा जो पॉइंट है मेन, वो आप समझिएगा। अभी इसको आप नोट मत करिएगा, मैं समझाने के लिए मैंने लिखा था कि हिंदी में आपको अर्थ को फ्यूचर निकलेगा, लेकिन इंग्लिश में कभी भी आपको उसे फ्यूचर में नहीं बनाना। तो हमारा पॉइंट यही है कि कंडीशनल क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं बनाई जाती है। कंडीशनल क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं बनती है, वो आपकी प्रेजेंट में रहेगी। ठीक, तो हमारा पहला पॉइंट यही निकल के आया कि जो हमारी कंडीशनल क्लॉज है, कॉमा, उसके बाद जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, तो जब ये प्रेजेंट की कंडीशन शो करता है तो इस कंडीशन में याद रखिएगा इफ से स्टार्ट हो, व्हेन से स्टार्ट हो, अनलेस से स्टार्ट हो, कुछ भी इफ, व्हेन या अनलेस किसी से भी स्टार्ट हो, आगे जो क्लॉज बनेगी वो किसमें बनेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कॉमा किसमें बनेगी? और उसके बाद में जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी वो किसमें बनेगी? फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्लियर? ये हमारा मेन पॉइंट है कि जो भी हमारी कंडीशनल क्लॉज की अगर बात करें तो याद रखिएगा इफ से स्टार्ट हो, व्हेन से स्टार्ट हो, अनलेस। मैंने बोला आप इसको पहले कर सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज बाद में भी कर सकते हैं, तब भी सही रहेगा, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा।
एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया जाए, जैसे इफ ही विल रन फास्ट ही विल विन द रेस। यही गलत है, आपको ऐसे एरर आएगी तो आपको करेक्शन क्या करना है, विल नहीं लगेगा, जब विल नहीं लगेगा तो क्या करना पड़ेगा, रन्स। इफ ही रन्स फास्ट कॉमा ही विल विन द रेस। अब ये सही समझ गए। याद रखिएगा, इफ वाली क्लास कभी फ्यूचर में नहीं बनेगी, और जब भी इनसे सेंटेंस स्टार्ट होगा तो यहाँ कॉमा ही लगेगा, कभी देन नहीं आएगा। याद रखना, दूसरे अर्थ देगा तो यहाँ देन लगा देगा। जैसे एक सेंटेंस और हम यहाँ पर लिख दें, when he will come to me, ये कॉमा लगेगा, अगर एरर देगा तो क्या लगा देगा, देन। याद रखिएगा, when से स्टार्ट है, कभी देन नहीं लगेगा, अगर लग के आ गया तो आपको देन हटा देना है, सिर्फ क्या लगेगा यहाँ पर, कॉमा। ओके, तो when he will come to me I shall teach him। बिल्कुल देखिए, व्हेन वाली क्लास भी कंडीशन क्लास होती है, कभी भी फ्यूचर में नहीं बनेगी। तो यहां पर क्या आएगा, व्हेन ही, हिंदी में अर्थ फ्यूचर निकलेगा लेकिन इंग्लिश में प्रेजेंट रहेगा, कम्स टू मी कॉमा आई शैल टीच। जब वो आएगा मैं उसे पढ़ा दूंगा। यदि वो तेज दौड़ेगा तो रेस जीत जाएगा। लेकिन इफ व्हेन अनलेस वाली क्लास कभी भी आपकी फ्यूचर में नहीं बनेगी, हमेशा प्रेजेंट में बनेगी। जब भी फ्यूचर की बात करेगा बनेगी प्रेजेंट में। क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम दूसरी क्लास की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम आगे आपको एक दूसरा कंडीशन क्लास बता देते हैं। ठीक, सही से नोट करिएगा, स्क्रीन सामने लीजिए जल्दी से। याद रखिएगा कि वो कभी भी इफ व्हेन अनलेस इससे स्टार्ट क्लास कभी भी फ्यूचर में नहीं बनेगी, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगी। प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर बनेगी। आप इसको पहले लिख सकते हैं, कंडीशन क्लास को बाद में लिख सकते हैं, तो ये कंजक्शन का काम करेंगे, फिर कॉमा नहीं लगेगा। ठीक, सारी पॉइंट्स में बता दिए कहां से एरर पूछा जाता है। आगे देखिए, ये फ्यूचर को कंडीशन डिनोट कर रहा था। किसको डिनोट कर रहा था, ये फ्यूचर की बात कर रहा था, जब बात फ्यूचर किया है। लेकिन अब देखिए, अब अगला कंडीशनल क्लास है कि दूसरी कंडीशन है जब वो पास्ट की ओर इशारा करे। याद रखिएगा, दूसरी कंडीशन है जब वो पास्ट की ओर इशारा करे। कंडीशनल क्लास तो होगी लेकिन पास्ट में, इन पास्ट कंडीशनल क्लास। आप देखिएगा, अगर हमारा सेंटेंस है वो कंडीशन पास्ट की दर्शाता है। जैसे अभी मैंने कहा, यदि वो तेज दौड़ेगा तो रेस जीत जाएगा। समझिएगा, यदि वह तेज दौड़ेगा तो रेस जीत जाएगा। दूसरा देखिए, यहां पर मैंने दूसरे दिया, यदि वह तेज दौड़ता या यदि वह तेज दौड़ा होता तो रेस जीत जाता या रेस जीत गया होता। यदि वो तेज दौड़ेगा, फ्यूचर की कंडीशन है, यदि दौड़ेगा, अभी दौड़ा नहीं है तो रेस जीतेगा। और यहां पर यदि वो तेज दौड़ता या तेज दौड़ा होता तो रेस जीत जाता। यहां पर सिर्फ रिपेंडेंस है, मतलब कार्य हो चुका, अब नहीं करना है। तो कहने मतलब हमारा जब पास्ट की कंडीशन आ जाए, जब पास्ट की कंडीशन शो करने लगे, ऐसा करता तो ऐसा हो गया होता, ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता, जब पास्ट की कंडीशन आती है तो सेंटेंस कैसे बनेगा। याद रखिएगा, उस कंडीशन में हमें जो पास्ट की कंडीशनल क्लॉज होती है वो बनती है पास्ट परफेक्ट में, और जो ऐसा जो रिजल्ट आता है वो हमेशा सब्जेक्ट, उसके बाद में वुड हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कॉम्प्लीमेंट। ये याद रखिएगा, इस तरह से बनेगा।
ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला, प्रेजेंट की कंडीशन है, मतलब आगे के लिए ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, जो ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होगा, वो तो मैंने बता दिया। ये क्या बनेगा, इफ ही, अब देखिए दौड़ेगा फ्यूचर में है, अगर आपने विल लगा दिया गलत है, मैंने अभी बताया प्रेजेंट बनता है। इफ ही रन्स फास्ट कॉमा ही विल विन द रेस, यदि वो तेज दौड़ेगा तो रेस जीत जाएगा, फ्यूचर की बात, अभी दौड़ा नहीं है, यहां पर दौड़ हो चुकी है। तो अब देखिए किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा, तो क्या बनेगा, इफ ही हैड रन फास्ट, पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड के साथ थर्ड फॉर्म, इफ ही हैड रन फास्ट, यदि वो तेज दौड़ता, यदि उसने तेज दौड़ लगाई होती तो वो रेस जीत गया होता। तो आगे आपका क्या बनेगा, ही वुड हैव won the race। क्लियर, याद रखिएगा, एरर देगा तो क्या एरर देगा, उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना देगा या प्रेजेंट में बना देगा, फिक्स है किस में बनेगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। तो याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, याद रखिएगा इफ वाली क्लास आपकी पास्ट परफेक्ट में ही बनेगी, तो आप याद रखना कि अर्थ कैसे निकलेगा, यदि ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता, पास्ट हो, यदि ऐसा ना करते तो ऐसा ना हुआ होता, निगेटिव बनेगा तो नॉट लगा देंगे, अगर निगेटिव ये तुमने गलती ना करी होती, इफ यू हैड नॉट कमिटेड, अगर आपने गलती ना की होती तो ऐसा ना होता, तो याद रखिएगा इस तरह बनेगा। क्लियर, पास्ट की जब कंडीशन आती है तो पास्ट की कंडीशन होने पर, पास्ट की कंडीशन होने पर आपको क्या करना है, याद रखिएगा पास्ट कंडीशनल क्लॉज आपकी पास्ट परफेक्ट में बनेगी, और जो रिजल्ट आएगा ऐसा हो गया होता, ऐसा ना होता, उसमें हमेशा वुड हैव ही आएगा, सब्जेक्ट कुछ भी लगाओ, केवल वुड हैव आएगा, कभी भी जिसे लिख दिया जाए इफ ही हैड told me I should have helped him, क्या एरर है, यदि उसने मुझे बता दिया होता तो मैं उसकी मदद कर देता, मैंने उसकी मदद कर दी होती। तो देखो मैंने बोला इफ वाली क्लॉज हमेशा परफेक्ट में, वो भी पास्ट, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, लेकिन मैंने कहा कि अगली क्लास में वुड हैव ही आता है, कुछ भी दिखाओ सब्जेक्ट, तो यहां पर शुड नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड आएगा, वुड हैव हेल्प्ड हिम। क्लियर, याद रहे पास्ट की जब कंडीशन आएगी, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता, या ऐसा ना होता तो ऐसा हो गया होता, निगेटिव सेंटेंस हो सकता है, निगेटिव होगा तो आप यहां पर नॉट लगा देंगे, यहां पर वुड के बाद नॉट लगा देंगे। पहली क्लास में जो प्रिंसिपल क्लास, सॉरी जो सबऑर्डिनेट क्लास है वहां पर हेड के बाद नॉट, और जो प्रिंसिपल क्लास है वहां पर वुड के बाद नॉट। क्लियर, तो एक क्लास हो गई। दूसरा देखिए, दूसरी एरर क्या करेगा, दूसरी एरर कैसे देता है, वुड हैव लगा देगा कंडीशनल क्लास में, हेड लगा देगा प्रिंसिपल क्लास में, जैसे इफ ही वुड, if he would not have died, he had, if he would not have died, he had given you his money। अब देखिए लिखा है यदि वो नहीं मरा होता तो उसने तुमको अपना धन दे दिया होता, यदि वो ना मरता तो तुम्हें पैसा दे देता, यदि वो ना मरता तो, पास्ट की बात है, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने अभी बोला कि जो पास्ट की क्लास होती है, पास्ट कंडीशनल क्लास होती है, वो पास्ट परफेक्ट में बनती है, प्रिंसिपल क्लास जब वुड हैव आता है तो यहां पर एरर क्या दिया है, अपोजिट, उल्टा, इंटरचेंज कर दिया। तो अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इफ ही हैड नॉट, अपोजिट, यहां जो वुड हैव लगा है आप देखिए तुरंत, इफ ही हैड नॉट डाइड कॉमा ही वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगेगी गिवन
you his money। अब सेंटेंस सही हो गया। याद रखिएगा पास्ट की जब कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में कंडीशनल क्लॉज बनती है पास्ट परफेक्ट में इफ वाली क्लॉज। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट कुछ भी हो और यहां पर सब्जेक्ट कुछ भी हो, वुड हैव ही आएगा कभी भी, विल शैल शुड नहीं आएगा, कुड भी नहीं आएगा, वुड हैव आता है। एरर जब भी आएगी तो याद रखना ऐसी एरर आएगी या तो यहाँ पर हैड नहीं लगाएगा या तो इधर वुड हैव नहीं लगाएगा या तो दोनों आपस में इंटरचेंज कर देगा। क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट इसके साथ ले लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंडीशनल क्लॉज, बहुत एरर पूछी जाती है, आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इस तरह से एरर्स आपकी बहुत आती रहती है एग्जाम में, कहाँ एरर है बस इन्हीं को क्या करेगा इस प्रकार से डिवाइड कर देगा, यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर देगा और लिख देगा नो एरर। बस अब आपको पता लगाना है ए बी सी डी किस पार्ट में एरर है, या नो एरर या 1 2 3 पढ़ा होगा। तो आपको याद रखना है कि किस तरह से क्या एरर दी जाती है। तो यहाँ पर अगर देखें ए बी सी पार्ट में एरर हो गई, ठीक। तो याद रखिएगा कैसे एरर पूछी जाती है, कहाँ एरर आती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखिए नोट हो गया। ये पास्ट की कंडीशन है, किस प्रकार से आपको एरर पूछी जा सकती है। याद रखिएगा कि पास्ट की कंडीशनल क्लॉज हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनेगी, ठीक। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी उसमें हमेशा वुड हैव ही आएगा, वुड। याद रखिएगा कभी शुड या कुड या शैल या विल हैव नहीं आएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो आपकी हो सकता है पैसिव वॉइस में हो, तो अगर पैसिव वॉइस में है तो वुड हैव बीन लगा दीजिएगा, सिर्फ क्या लगेगा बीन लग जाएगा। अगर पैसिव वॉइस है तो उसमें वुड हैव बीन हो जाएगा, ठीक। अब आगे लास्ट पॉइंट है इसी कंडीशनल क्लॉज में, कंडीशनल क्लॉज ही कह सकते हैं, कंडीशन यहां पर भी लागू है, लेकिन जब हम एक इमेजिनेशन एक कल्पना मात्र करते हैं, अनरियल ट्रूथ, व्हेन क्या होता है इट इज एन इमेजिनेशन। सेंटेंस में कोई कल्पना की गई हो, सिर्फ ऐसा पास्ट की, या लिख दिया जाए पास्ट अनरियल ट्रूथ। पास्ट अनरियल ट्रूथ मतलब जब हम केवल अपनी कल्पना इच्छा करते, काश ऐसा होता तो हम भी ऐसा करते, सिर्फ एक अनरियल ट्रूथ है, अगर वो होता तो ऐसा ना करता। तो जब सिर्फ एक इमेजिनेशन होता है, सिर्फ एक इच्छा प्रकट करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, इफ सब्जेक्ट कुछ भी हो, यहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या लगेगा, वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद कॉमा, फिर सब्जेक्ट और आपका वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे जो भी कॉम्प्लीमेंट होता वो आपका लिख देते। याद रखिएगा किस तरह से बनेगा। जब हम क्या करते हैं, मैंने बोला सिर्फ इमेजिनेशन, केवल कल्पना मात्र होती है, काश ऐसा होता तो हम भी ऐसा करते, यदि ऐसा होता तो ऐसा ना करता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी मदद कर देता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी मदद कर देता, अगर मैं धनवान होता तो मैं उसकी मदद कर देता। तो ऐसा होता तब ना, इफ आई वाज रिच आई वुड हेल्प यू। मैं बता रहा था कि आई होता तो सिंगुलर है, लेकिन यहां पर ये हमारा अनरियल ट्रूथ एक इमेजिनेशन है, इस इमेजिनेशन की वजह से केवल जब अवास्तविक सत्य कल्पना मात्र होती है तो सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, वहां पर आपको हमेशा वर का यूज ही करना है। क्या आएगा, वर। इफ आई वर रिच कॉमा आई वुड हेल्प यू। अब ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस और लिख दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए इफ माई हाउस वाज नियर माई स्कूल। कल्पना मात्र है, मैंने बोला सिर्फ इमेजिनेशन होता है, यदि मेरा घर मेरे स्कूल के नजदीक होता तो मैं भी हमेशा टाइम पर होता, आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। तो देखिए माई स्कूल
कह रहा यदि मेरा घर मेरे स्कूल के पास होता तो मैं भी टाइम पर होता, लेकिन अब ऐसा हो तो सकता नहीं। काश ऐसा होता, सिर्फ हमारी कल्पना होती है, इमेजिनेशन होता है, सोच होती है। ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, आपको हमेशा वर ही लगाना है। इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पर, इफ माई हाउस वर, वाच की जगह क्या आएगा, वर, नियर माई स्कूल, और अब आपका सेंटेंस जो लिखा है वो बिल्कुल वैसे, आगे देखो वुड लगा ही है, तो वो मैंने बोला था वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, एरर जब देगा तो यहां पर आपका वर न लगा करके दूसरी वर्ब लगा देगा, ठीक, या उधर वुड की जगह शुड लगा देगा, विल लगा देगा, फिक्स है वर और वुड यही आएगा। आप याद रखिएगा ये आपको वुड ही यूज करना है, बिल्कुल फिक्स कॉम्बिनेशन। ये हमारा कंडीशनल क्लास थी, आप उम्मीद करते समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इनसे रिलेटेड एरर्स पूछी जाती हैं, आपको याद रखना है कि हमें किस प्रकार से कहां पर कैसे यूज करना है। तो चलिए आप इनको पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए, एक बार दो बार जितनी बार में आपको क्लियर हो जाए वीडियो को देखिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।